दोस्तों नमस्कार। कल ही तो हमने संविधान दिवस मनाया है और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार इस देश में सुप्रीम कोर्ट को है। यानी सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर कोई भी मामला पहुंचे या वो मामला तभी पहुंचता है जब सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में संविधान द्वारा मिले गए अधिकारों के अक्स तले विश्लेषण करे और फैसला दे। शायद इसीलिए चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर या इस देश में तैयार होती वोटर लिस्ट को लेकर इस देश में जनता के कौन से अधिकार हैं उसको परिभाषित करना था, या फिर दिल्ली के भीतर बढ़ती हुई प्रदूषण की परिस्थितियों में क्या जीने का अधिकार यहां पर किसी आम शख्स को है या नहीं है, और उस पर कौन देखेगा, कौन परखेगा, जिम्मेदारी किसकी होगी। कुछ तो तय करना ही पड़ेगा क्योंकि यह जिंदगी से जुड़ा हुआ अधिकार है। इसी तरीके से रोजगार के अधिकार का जिक्र भी संविधान में है। यानी ध्यान दीजिए तो सुप्रीम कोर्ट के भीतर कहीं ना कहीं संविधान जो वी द पीपुल के तहत है उसी आश्रय सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों की व्याख्या करता है। देश को नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत मिल चुके हैं। 24 तारीख को उन्होंने शपथ ली, आज 27 तारीख है। इस दौर में सुप्रीम कोर्ट में खास तौर से कोर्ट नंबर 1 यानी जहां चीफ जस्टिस बैठते हैं, फैसला सुनाते हैं, जो तर्क दिए जाते हैं उसे सुनते हैं और उसके बाद अपना विश्लेषण करते हैं। किस तरीके से क्या कुछ हुआ है, शायद यह एक शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जो इससे पहले के तमाम जजों को लेकर या तमाम चीफ जस्टिस जो खास तौर से 2018 में जब पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रोस्टर को लेकर खड़ा वहां के 4 जजों ने किया था, उसके बाद की परिस्थितियों को अगर आप परखते चले जाएं तो फैसले दर फैसले कई जजों के नाम, कई चीफ जस्टिस के नाम आपके जहन में आने लगेंगे। और यह सवाल भी आएगा कि जो जज सरकार के साथ खड़ा नहीं होता है उस जज को सीख देने की कोशिश इस देश के कानून मंत्री ने भी की है। यानी सत्ता जानती है कि दरअसल जनता ने उसे चुना है, लेकिन सत्ता यह नहीं जानती है कि संविधान के तहत एग्जीक्यूटिव पावर्स हो और जुडिशियल पावर्स हो, दोनों बिल्कुल 2 अलग दिशा है। इसे ही चेक एंड बैलेंस का जिक्र किया जाता है। लेकिन आज इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं, यह वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत, उनका कहना है, कल उन्होंने कहा था, मैं दिल्ली में मंगलवार शाम को 1 घंटा टहला, प्रदूषण की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ गई, हमें जल्द इसका हल निकालना होगा। मैं सिर्फ टहलता ही तो हूं, अब यह भी मुश्किल हो गया है। चीफ जस्टिस का घर दिल्ली में एनडीएमसी के इलाके में जो सबसे हरियाली वाला इलाका है वहां पर आता है, और वो वहां पर टहले और उनकी तबीयत बिगड़ गई। जाहिर है कल इस बात का जिक्र कर रहे थे, तो इसका मतलब था आज वो कोई बड़ा फैसला देंगे। ठीक इसी तरीके से कल उन्होंने एक सवाल खड़ा किया था, क्या इस देश के भीतर कई दूसरे देश से आया हुआ शख्स अगर आधार कार्ड बनवा लेता है तो उस आधार कार्ड के जरिए तो वह इस देश की योजनाओं का लाभार्थी है, लेकिन उसके जरिए उसे कैसे वोटिंग पावर दिए जा सकते हैं, यह हर किसी को सोचना चाहिए। आधार कार्ड सिर्फ आपको चंद सुविधाएं और चंद लाभ देता है जो आपकी पहचान से जुड़ता है, लेकिन उस पहचान का मतलब यह कतई नहीं है कि आपको वोटिंग पावर भी मिल जाए। आज भी सुनवाई थी, फिर लगा बात कुछ आज और आगे बढ़ेगी। इन सब के बीच कई और मामले भी आए, सेना का एक मामला भी आया, लेकिन महत्वपूर्ण तो यह है कि इस दौर में सुप्रीम कोर्ट से यह देश जो उम्मीद कर रहा है उसके पीछे इस देश के भीतर एक नाउम्मीदी जो सत्ता और विपक्ष दोनों की राजनीतिक पहलकमियों से इस देश के सामने है, लोगों के सामने है, रास्ता बच नहीं पा रहा है, तो वह न्याय के लिए या कहे राहत के लिए वो सुप्रीम कोर्ट ही देखेंगे।
और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक और बात का जिक्र कर देते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, देश में 25 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तमाम बेंच अलग अलग तरह से बोलते हैं, यानी किसी एक केस को लेकर सबकी एक राय नहीं होती है, सबकी अलग अलग राय होती है। इसीलिए एक समान नेशनल जुडिशियल पॉलिसी बनाने की जरूरत है। नेशनल जुडिशियल पॉलिसी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसकी वकालत कर रहे हैं कि दरअसल एक ऐसी पॉलिसी बन जाए जिसमें हर राज्यों के तमाम हाई कोर्ट का फैसला किसी एक केस को लेकर एक सरीखा रहे, यानी लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक पॉलिसी बन जानी चाहिए। बात यहीं रुकती नहीं है, क्योंकि बात इसके आगे की है और यह सवाल वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है। हालांकि इस दौर में मुद्दा यह भी आया कि इस देश के भीतर जो अश्लीलता परोसी जा रही है उस पर रोक कैसे लगेगी, तो उस पर कहा गया कि दरअसल हमें एक रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी बनानी होगी। एक बार यह बन गई तो अधिकतर समस्याओं का समाधान हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत होगी नहीं। यह भी कहा गया, चुनाव आयोग कोई पोस्ट ऑफिस का दफ्तर नहीं है, दस्तावेज की सत्यता जांचने के वैधानिक अधिकार उसके पास हैं। तो दूसरी तरफ सवाल यह भी उठा कि जब आधार कार्ड इस देश में फ्रॉड तरीके बन सकता है, तो आधार की जिम्मेदारी जिस संस्था, जिस मंत्रालय के पास है, जिस संस्थानों के अधिकारियों के पास है, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लेकिन सवाल तो अब इसके आगे का है जिसे आप सुनने जा रहे हैं। उससे पहले हमें लगता है एक क्षण के लिए एक तस्वीर आपको दिखला देते हैं। यह तस्वीर चीफ जस्टिस की शपथ लेने के तुरंत बाद सीजीआई सूर्यकांत लोगों से मिल रहे हैं। मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, यह प्रोटोकॉल है, सबकी मौजूदगी होती है देश के नए चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण के वक्त। तो इस प्रोटोकॉल को देखकर कुछ दूसरे मतलब मायने मत निकालिए। मतलब पहली बार यह है इस देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट कहां पर आकर खड़ा हो चुका है, और इस देश में जिस वक्त संविधान की व्याख्या की सबसे ज्यादा जरूरत है, इस देश में न्याय को लेकर न्यायपालिका से हटकर कोई उम्मीद बच ना पा रही हो, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहे गए हर शब्द, हर फैसले, हर तर्क बड़े मायने रखते हैं। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, आधार तो कोई भी घुसपैठिया बना सकता है जो दूसरे देश से आए, उसको उसका लाभ राशन के तौर पर भी मिल जाएगा, लेकिन उसको वोटिंग अधिकार कैसे दे सकते हैं? और उसी आधार को लेकर जब एक दूसरा मसला आता है, अश्लीलता का मसला, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट यह कमेंट करने से कतराता नहीं है कि जो आप नेटफ्लिक्स देखते हैं या यूट्यूब देखते हैं, तो क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जहां पर आप आधार कार्ड दिखाएं, यानी आधार कार्ड का नंबर आप उसमें अपना डालेंगे तो आपकी पहचान हो जाएगी कि आपकी उम्र क्या है, उसके बाद आप देख पाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि जिस देश के भीतर आधार कार्ड को फ्रॉड तरीके से खुद सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है, उस आधार कार्ड को उम्र के लिहाज से आंकते हुए नेटफ्लिक्स और यूट्यूब भी दिखलाने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गया? जी नहीं,
अब इसके एक कदम और आगे बढ़िए। इस देश के भीतर, और वह भी दिल्ली जैसी जगह में, दुनिया में नाम इस वक्त इसीलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषण दुनिया के तमाम देशों की राजधानी कैपिटल दिल्ली है, वहां पर मैक्सिमम है। और भारत के 20 शहर दुनिया के टॉप 50 प्रदूषित शहरों में से भारत के 20 शहर हैं। एक जानकारी 28 शहर तक देती है, लेकिन हम एक जेन्युइनली मान रहे हैं 20 शहर तो हैं जिसको ओवरऑल सबने स्वीकार किया है। बहरहाल अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि किसी भी जुडिशियल फोरम के पास कौन सी जादू की छड़ी है जिसे घुमाकर यह समस्या खत्म की जा सके। मुझे पता है कि यह दिल्ली और एनसीआर के लिए खतरनाक वक्त है। हमें बताइए कि हम क्या आदेश दे सकते हैं ताकि लोगों को तुरंत साफ हवा मिल सके। बात यहीं रुक जाती तो भी ठीक था। बात और आगे जाती है और यहां पर चीफ जस्टिस कहते हैं हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। मुझे बताइए हम क्या आदेश दें जिससे हवा तुरंत साफ हो। और उसके बाद जो वो कह रहे हैं, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स के बिगड़ने के कई कारण हैं। इस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट ही इसका हल निकाल सकते हैं। समस्या सबको पता है, समाधान ढूंढने की जरूरत है। और प्रदूषण का कोई एक कारण है, यह सोचना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो हम कोई उपाय तो नहीं कर सकते हैं तमाम विशेषज्ञ साइंटिस्ट बताइए। अब इसकी सुनवाई हम 1 तारीख को करेंगे, यानी सोमवार के दिन करेंगे। तब तक मामला रुक गया। इससे ठीक पहले जो चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस BR गवई साहब, उन्होंने एक फैसला दिया था अरावली हिल्स को लेकर, अरावली की पहाड़ियों को लेकर। और उसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि दरअसल यहां पर जो माइनिंग हो रही है उस पर अगर पूरे तरीके से रोक दिया गया, क्योंकि वहां पर जो पहुंचे थे लोग वो कह रहे थे कि वहां पर खनन रुकवाइए, अरावली की पहाड़ियां खत्म हो जाएंगी तो दिल्ली और प्रदूषित हो जाएगा। हवा, बालू जो उड़कर आता है राजस्थान से वो सीधे दिल्ली में आने लग जाएगा। उन्होंने उस तरफ से आंख मूंदी और कहा दरअसल पूरी तरीके से रोक नहीं लगा सकते हैं। रोक लगा देंगे तो खनन माफिया पैदा हो जाएंगे, रोक लगा देंगे तो अपराध बढ़ने लगेगा। और अब नए चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। इन सब के बीच जो प्रदूषण का सवाल था, इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसमें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जो अरावली की पहाड़ियों को लेकर जानकारी दी वो हैरान करने वाली है। क्योंकि पहाड़ जो होता है वो माना जाता है लगभग 100 मीटर तो रहना ही चाहिए। अरावली की पहाड़ियों का खनन इतना व्यापक है कि 100 मीटर पूरी अरावली रेंज में सिर्फ और सिर्फ 8.7% है। 80% से ज्यादा पहाड़ 20 मीटर से नीचे आ चुका है या 20 मीटर पर है। यह है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की वो तस्वीर। इतना ही नहीं, उसने अपने सर्वे में यह भी बताया है कि दरअसल इस देश के भीतर जो जंगल साफ हो रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, जो ग्रीन बेल्ट खत्म हो रहे हैं, दरअसल इन सब की परिभाषा सरकार ने बदल डाली है। जो परिभाषा ही बदल जाएगी तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ हर जगह ग्रीन बेल्ट दिखाई देगा, जंगल दिखाई देंगे। पेड़ कट रहे हैं लेकिन आप पढ़ेंगे पेड़ बढ़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। और इन सब के बीच लोगों से जुड़े हुए सवाल जो हैं, उन सवाल का जवाब भी दे पाने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट नहीं है। क्या वाकई ऐसी स्थिति आ गई है? हमें लगता है इसके बाद की परिस्थिति और ज्यादा विकट है। जो सवाल SIR को लेकर उठा है, SIR को जिस बेंच ने सुनना शुरू किया था वो बिहार इलेक्शन से पहले सुनना शुरू किया था, वही बेंच अभी भी सुन रहा है। जिस समय सुनवाई हो रही थी उस समय इस देश के चीफ जस्टिस गवई साहब थे। इस वक्त चीफ जस्टिस सूर्यकांत हैं। सूर्यकांत उस समय सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे। उन्होंने वो सुनवाई शुरू की थी। जस्टिस बागची और जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई शुरू की। बिहार इलेक्शन खत्म हो गया। उसके बाद SIR पूरे देश में कराने की ऐलान कर दिया इलेक्शन कमीशन ने।
उसके बाद तमिलनाडु ने 6 पिटीशन डाल डाली, केरल ने 2 पिटीशन डाल डाली, कल बंगाल ने भी एक पिटीशन डाल दी जिसकी सुनवाई 9 तारीख को करेंगे। और इन सब के बीच जो बिहार की सुनवाई हो रही थी उस पर कोई फैसला तो नहीं आया, लेकिन सारी पिटीशंस को जोड़ा गया, बंगाल को छोड़ दिया गया। और इन सब के बीच 2-3 नोटिस इलेक्शन कमीशन को यह कहकर दिए गए, आप बताइए क्या करना है। और अब एसआईआर पर सुनवाई भी 2 तारीख को होगी, यानी सोमवार को पर्यावरण तो मंगलवार को एसआईआर। लेकिन महत्वपूर्ण तो यह है कि क्या वाकई बीते 22 दिनों में 25 बीएलओ की जो मौत हो गई, जिसमें मध्य प्रदेश में 9, गुजरात में 4, उत्तर प्रदेश में 4, पश्चिम बंगाल में 3, राजस्थान में 3, तमिलनाडु में 1, केरल में 1, जिन राज्यों के भीतर इतनी सारी मौत, जो 25 बीएलओ की जो मौत हुई है, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। और कई बीएलओ ने खुदकुशी से पहले नोट लिखा, कुछ ने आत्महत्या से पहले अपने परिजनों को जानकारी दी, कुछ परिजनों ने आत्महत्या से पहले की परिस्थितियों में जो संवाद कायम किया उससे बात निकल कर आई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वह इलेक्शन कमीशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट मानता है और उसके जरिए वो इस बात का अधिकार इलेक्शन कमीशन को देता है कि आप ही तय कीजिए। और तमाम सवालों के जवाब में सुप्रीम कोर्ट यह कहने से हिचकता नहीं है कि दरअसल आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के वजह से आप इलेक्शन कमीशन को यह आईना दिखलाना चाहते हैं, यह कैसे संभव है। तो वो कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, उसके पास हर डॉक्यूमेंट को जांचने का अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। तो वैधानिक अधिकार जिन संस्थाओं के जरिए बनाया जा रहा है, उन संस्थाओं की भूमिका क्या होगी, इस पर बात नहीं होगी। और इन सब के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में जो कुछ हो रहा है, मसलन आज भोपाल और लखनऊ, यहां पर जो छात्र निकल कर आए सामने, जो विरोध कर रहे थे एसआईआर का, इस दिशा में इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, कुछ नहीं, अब हम सुनवाई करेंगे 2 तारीख। कोई भी कह सकता है कि यह एक पॉलिटिकल मूवमेंट इस देश के भीतर बन चुका है, जिसका विरोध और समर्थन सत्ता और विपक्ष की तरफ से जो हो रहा है, उस टकराव में सुप्रीम कोर्ट क्यों फंसे। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करनी है। अब इसके भीतर के सच को जरा और समझने की कोशिश कीजिए। जिस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तबीयत बिगड़ गई, जिसका जिक्र उन्होंने सार्वजनिक कर दिया, जिस वक्त उन्होंने चिंता जाहिर कर दी, उसी वक्त दिल्ली के भीतर जो हवा की गुणवत्ता थी उसमें जरा सा सुधार दिखाई दे गया दिल्ली सरकार को। और वायु की गुणवत्ता का जो प्रबंधन आयोग है, जिसको हम लोग CAQM कहते हैं, उसने एक झटके में निर्णय लिया कि जो दिल्ली के भीतर गैप 3 की पाबंदी जो गाड़ियों को लेकर थी, उसको हटा लिया जाए। हटा दिया गया। 50% जो दफ्तरों में काम करने वाले लोग थे, उनको जो कहा गया था कि वर्क फ्रॉम होम करेंगे क्योंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा है। और खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त करते हुए कही थी कि वर्चुअली अब फैसले देने का वक्त आ गया है, हम लोग क्यों आए सुप्रीम कोर्ट और आप जिरह करने, और खास तौर से जो 60 की उम्र से ज्यादा है वो क्यों आए। एक झटके में वह भी खत्म हो गया, यानी वाहनों पर लगी पाबंदी हटा ली गई, वर्क फ्रॉम होम हटा लिया गया, स्कूलों में चल रही हाइब्रिड मोड की जो क्लास थी उसको बंद कर दी गई। और यह 11 नवंबर से लागू हुआ था, लेकिन एक झटके में इसको हटाया गया। और इसी दौर में चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि नहीं, मौसम बिगड़ा हुआ है, मेरी खुद की तबीयत बिगड़ गई, जबकि वो सबसे हरियाली वाली जगह में दिल्ली में रहते हैं। तो क्या वाकई इस देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट के सरोकार इस देश की जनता के साथ है या नहीं है? होने भी क्यों चाहिए? क्योंकि सरोकार तो संविधान के हैं। तो
तो सवाल तो सुप्रीम कोर्ट में लिखे हुए शब्दों की व्याख्या क्या है, क्योंकि संविधान सभा में जो चर्चा हो रही थी वह लोगों से जुड़े हुए मुश्किल हालात और भविष्य में इस देश की सरकार कैसे चल रही होगी, जो सवाल लोगों के सामने होगा उसकी एक व्याख्या एक एवरेज तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में यह कहकर की गई कि आखिर में इस देश के नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण हैं। और मौजूदा वक्त में तमाम टेक्निकलिटीज हावी हो गई और नागरिक ही उस पूरी प्रक्रिया से बाहर हो गया जो सुप्रीम कोर्ट को व्याख्या करनी थी। और बात यह चलते चलते यहां तक आ गई कि पहली बार चीफ जस्टिस को यह भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आखिर अलग अलग हाई कोर्ट किसी एक फैसले को लेकर अलग अलग सोच क्यों रखते हैं, और इस देश के भीतर में हर अदालत का एक नजरिया क्यों नहीं है। खास तौर से उस दौर में जिस दौर में इस देश की सरकार ने नकेल कसने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति तक को लेकर की। जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेकर सरकार आई थी, उसमें सरकार की भागीदारी इस देश के जजों की नियुक्ति को लेकर होनी चाहिए। हालांकि अभी भी जब वो क्लीन चिट देती है उसके बाद ही नियुक्ति हो पाती है, लेकिन उसमें तो वो सीधी भागीदारी चाहती थी। जो नाम आगे बढ़ाए जाते हैं उन नामों को तय करने में भी सरकार की भागीदारी रहे। टकराव की परिस्थिति इस देश के भीतर वहां से शुरू होती है। 2018 में आकर एक नया रास्ता वो पकड़ती है जहां पर इस देश में चीफ जस्टिस के खिलाफ 4 जजेस सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उसमें से एक तीसरा रास्ता निकलता है जिसमें इस देश के चीफ जस्टिस को रिटायर होते ही सरकार राज्यसभा में नॉमिनेट कर देती है, और नॉमिनेट होने के बाद वह चीफ जस्टिस कहते हैं मैं इसलिए नॉमिनेट हो गया क्योंकि जो मुश्किल हालात सुप्रीम कोर्ट और इस देश की न्यायपालिका में उन सवालों को मैं उठा सकूं। यह अलग मसला है कि उन्होंने आज तक नहीं उठाया, कोई मसला नहीं उठाया। जी, पीछे ही किताब है चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई की, उन्हीं का जिक्र हम कर रहे हैं। उसके बाद बात और आगे बढ़ी, होते होते पिछले चीफ जस्टिस पर आइए या चंद्रचूड़ पर आइए तो आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे ये क्या हो रहा था। लेकिन अब तो बात चीफ जस्टिस सूर्यकांत तक आ गई, जो ये कह रहे हैं कि दरअसल इस देश में एक समान नेशनल जुडिशियल पॉलिसी होना चाहिए, यानी 1 कंट्री 1 फैसला। इस नजरिए के साथ वो अपनी बात को रख रहे हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कई जजमेंट में बड़ी भागीदारी अपनाई। उसमें वो आर्टिकल 370 भी है, राजद्रोह कानून पर रोक भी है, पेगासस जासूसी विवाद भी है, बिहार मतदाता सूची विवाद भी है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चूक की जांच का मसला भी है, 1 रैंक 1 पेंशन भी है। महत्वपूर्ण है जो पेगासस जासूसी विवाद जब हुआ था उसमें जब ये आरोप खुले तौर पर लगे थे कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए अधिकारियों और जजों की भी जासूसी कर रही है। बावजूद इसके सारी बहस और लंबी चर्चा के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में सरकार से पूछा था आप किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी ये तो नहीं है, तो उस वक्त अटॉर्नी जनरल का जवाब था जो सरकार की तरफ से होते हैं कि देखिए ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, हम इसे नहीं बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट उसके बाद राफेल में भी यही हुआ था। लेकिन तब तक बात एक सरकार की थी। नई परिस्थिति में नया सवाल तो सुप्रीम कोर्ट को लेकर है। वहां न्याय की उम्मीद में गुहार लगाने वालों को जो तर्क और जिन फैसलों का सामना करना पड़ रहा है, यह शायद एक ऐसा कालखंड है जिसमें लोगों के सामने यह दुविधा तो होगी, न्यायपालिका से हटकर और सुप्रीम कोर्ट से हटकर न्याय की उम्मीद और कहां लगाएं। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही तो है जो संविधान की व्याख्या करते हुए इस देश की चुनी हुई सरकार को भी एक नए विजन के साथ एक नया डायरेक्शन दे सकती है कि देखिए लोगों का हित नहीं होना चाहिए,
लोगों का अहित जरा सा भी होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट कड़े फैसले लेगा। यह अधिकार और यह ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास है। यह अधिकार और यह ताकत किसी चीफ जस्टिस के पास नहीं होती है, क्योंकि चीफ जस्टिस तो आएंगे और चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तो वही मौजूद रहेगा। शायद इसीलिए तबीयत सुप्रीम कोर्ट की बिगड़ी है या तबीयत प्रदूषण में घूमते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बिगड़ गई। इन दोनों के बीच अंतर समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।